मैं हूं प्रोफेसर ज्योति व्यास। आप देख रहे हैं ध्वनि प्रतिध्वनि। दोस्तों, आज अचानक ये विचार आया कि राजनीति में हमने शफलिंग करना चाहिए। जो राजनीति आज भारत भर में आप देख रहे हैं उसे हेल्दी तो नहीं कहा जा सकता, और कुछ जुमले हम लगातार सुन रहे हैं, जैसे सर्वधर्म समभाव, सर्वसमावेशकता, सामान्य जनता, सामान्य जनहित वगैरह वगैरह। तो फिर ये विचार आया कि क्यों ना ऐसे एक पार्टी हमने बना दी जाए या बना लेनी चाहिए कि जिसका नाम हम रखें जनहिताय लोकतंत्र पार्टी। अब इस जनहिताय लोकतंत्र पार्टी की पहली शर्त ये रहेगी कि इस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा? वह इसलिए कहा कि अगर हम अध्यक्ष, सचिव आदि पद निर्माण करेंगे तो फिर वही होड़म होड़, फिर वही खींचतान वाला किस्सा रहेगा। इसलिए इसको हम बिना अध्यक्ष के ही चलाएं। और आप देखिए कि कई प्रमुख पक्ष हैं जिनको तो हम जानते हैं, लेकिन डजन भर के ऐसे भी पक्ष आपको मिलेंगे कि जिनका नाम हमें मालूम नहीं, जिनके प्रमुखों को हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो राजनीति करते हैं। तो हम अगर प्रमुख पक्ष को भी ध्यान में रखते हैं तो ये पार्टी बन सकती है। उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि जैसे हम छाछ बिलोते हैं, है ना, दही की छाछ बनाते हैं, छाछ बिलोते हैं, और बिलोते बिलोते आप देखेंगे कि उसके ऊपर ऐसा मक्खन आ जाता है। तो हर पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं कि जो मक्खन के रूप में है, और कुछ कचरा ऐसा है कि जो बिलोते समय नीचे बैठ जाएगा और वो ऊपर नहीं आएगा। तो हम जो ये ऊपर आया हुआ सुंदर सा मक्खन है, उस मक्खन को ले और इस पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। भाई मेरी आइडिया है, अब आपको कितना उचित लगता है ये आप देखिए, कि हर पक्ष में हम ऐसे मक्खन निकाल के ला ले और इस लोकतंत्र जनहिताय लोकतंत्र पार्टी में रखें। तो पहला पक्ष यदि हम देखेंगे तो हम लाएंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्योंकि आप जानते हैं कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में भी इस पक्ष ने बहुत सारे जिसे कहेंगे कि ऐसे कारनामे किए हैं कि जिसके बिना इस पक्ष के बिना तो इतिहास पूरा ही नहीं होता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को यदि हम छाछ के रूप में करेंगे और उसमें बिलोए, तो बिलोने के बाद जो बहुत सुंदर मक्खन बाहर आएगा, वो उस मक्खन का नाम होगा अजीत दादा पवार। मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि संतुलित बोलते हैं, रोक ठोक बोलते हैं, सत्य जहाँ है चाहे वो विपक्ष में भी हो पर वो सत्य का साथ देते हैं, असत्य की बाजू वो नहीं लेंगे। जो भी कहेंगे वो मुंह पर कहेंगे और जो सच है वही कहेंगे। तो उनका ये संतुलित व्यक्तित्व, रोक ठोक स्वभाव, ये सब देखते हुए मुझे वो मक्खन की तरह लगते हैं। और दूसरी बात, मैं ये अनुभव कर रही हूँ, वो कैसा कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि उस राष्ट्रवादी पक्ष में जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ पनप नहीं सकता ना, वैसे हमारे अजीत दादा पनप नहीं पा रहे हैं। तो उदाहरण देखिए ना आप कि भाई आमदार ही आमदार है, खासदार कभी उनको बनाया ही नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है वो खासदार बन के कभी लोकसभा गए नहीं। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्या उनके तुलना में जिसको खासदार बना के भेजा गया है वो अजीत दादा से भी बड़े हैं क्या, या संतुलित है क्या, या इंप्रेसिव है क्या? प्रश्न आपके लिए छोड़ती हूँ। लेकिन इस प्रकार हम देखेंगे कि राष्ट्रवादी में दो चार नेता ऐसे आपको मिलेंगे जो मक्खन की तरफ बाहर आएंगे, और इन लोगों ने सही में सीरियसली, जब आपका भविष्य वहां है ही नहीं, तो आपको इस लोकतंत्र जनहिताय पार्टी को जरूर अटेंड कर लेना चाहिए। दूसरा प्रमुख पक्ष आता है कांग्रेस। अब कई बार मेरा राजस्थान जाना होता है, जयपुर जाना होता है, तो मैं हमेशा ये अनुभव करती हूँ कि वहां एक नेता बहुत ही घुटन अनुभव कर रहा है, और वो है सचिन पायलट। स्मार्ट है, राजनीतिक पार्श्वभूमि है, सुंदर है, अच्छे वक्ता है, ब्रिलियंट है, पढ़े लिखे हैं, पर अब इनके सिर पर जो बुजुर्ग नेता बैठे हैं ये सचिन पायलट को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब देखो तब उनको एक ही बात कही जाती है कि बेटा औकात में रहे, तू तो बेटा औकात छोड़ के बात नहीं करना। अब सचिन पायलट जो है वो हमेशा हाई कमांड तक बात पहुंचाता हूँ, हाई कमांड तक बात पहुंचाता हूँ। अब उस पार्टी में सच बताइए हाई कमांड कोई रहा क्या? नहीं रहा ना। तो आपके जो परम मित्र है हमारे बहुत प्यारे सिंधिया जी, कैसे तुरंत फुरत निर्णय लिया, और जो होगा देखा जाएगा, इस मूड में आके उन्होंने निर्णय लेके कैसे अपना काम व्यवस्थित कर लिया। सचिन जी आप डरते क्यों हैं? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप मक्खन के रूप में हमें दिखाई देते हो। हाईकमान वाईकमान कुछ नहीं है, वो कुछ करने वाले है नहीं।
आप समझ लो बात को। इसलिए आपका भी लोकतंत्र जनहिताय पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करने के लिए लोग उत्सुक रहेंगे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ बाला साहेब थोरात है, यहाँ अशोक चौहान है। अभी अभी न तो कांग्रेस के न किधर भी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है। लेकिन सत्यजीत तांबे ये बहुत अच्छे व्यक्ति है और अच्छे नेता बनने के पूरे चांसेस है, और इसलिए उन्होंने भी इस पार्टी में आना चाहिए। अब कांग्रेस का जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है नाना साहब पटोले जी, ये कभी भी इस पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त हो गया है, वो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मैं ही कांग्रेस और कांग्रेस ही मैं हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में अब बचा कुछ नहीं है, इसलिए नाना पटोले जी को छोड़ दीजिए। अब थोड़े दिन वो आएंगे नहीं अपने पार्टी में, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। अब आगे का प्रमुख पक्ष रह जाता है हमारा उबाठा, जिनसे हम हृदय से जुड़े हुए हैं, अभी भी है ना। लेकिन वहां बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल 2 ही मक्खन हमें मिलेंगे। दो लोग जो है ना वो मक्खन की तरह हमें मिलेंगे। एक तो है उनमें से सुभाष देसाई, बिल्कुल कम बोलेंगे और संतुलित बोलेंगे, और बोलते ही नहीं। पहली बात तो बोलते ही नहीं। उनके बेटे शिव शिंदे गुट में आ गए हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन सुभाष जी बोलते ही नहीं। और दूसरे सबसे ज्यादा, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना के आपके सामने रखा है, जिनके साथ मेरा बहुत प्रेम है, वो है नीलमताई गोरे। समझदार है लेकिन वो घुट रही है वहां पे, और इसलिए ये 2 लोग मक्खन की तरह हमें मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। शिंदे गुट की तो बात ही छोड़िए, 40 आमदार है, समझदार थे तभी तो बाहर निकल गए ना। तो उनमें से भी कुछ नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वहां पे कि जो वाहियत बोल रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो आज भी शिवसेना को प्रेम नहीं कर रहा है। बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत ज्यादा शिवसेना पर प्रेम कर रहा है, लेकिन उनकी कद्र नहीं हुई साहब, और इसलिए उन्हें भी हमें मौका देना चाहिए। और अब ये शफलिंग की जो कविता है, वो कविता रामदास आठवले जी के सिवा पूरी होगी नहीं। वो अपने मन की बात बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं, और हर बात कविता में कहते हैं, तो उनकी अपनी स्टाइल है। तो रामदास आठवले जी नहीं रहेंगे तो इस शफलिंग की कविता में मजा नहीं आएगा, इस शफलिंग में ही मजा नहीं आएगा। इसलिए वो भी इस पार्टी में आ सकते हैं। मेरे नगर के रासू गवई हमारे दादा साहब थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कट्टरवादी बिल्कुल नहीं थे। हम सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनके दोनों सुपुत्र बड़े योग्य हैं, तो उनको भी अगर हम मथ ले तो वो मक्खन की तरफ बाहर आएंगे, और उनका स्वागत हमें जरूर करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ज्योति मैडम, आपने बीजेपी का तो नाम भी नहीं लिया। तो आपको इशारा देती हूँ कि ये जो बिलोना हो रहा है ना, छाछ जो बन रही है ना, वो कौन कर रही है? वो बीजेपी ही कर रही है। अच्छा, मेरे विदर्भ के, नागपुर के, जिनके ननिहाल, दोनों के अमरावती है, देखिए मेरा नगर उनका ननिहाल है, श्री नितिन गडकरी, कितना रिस्पेक्ट है उनका अपने मन में, सबके मन में, इवन विरोधियों के मन में भी। हमारे देवेंद्र फडणवीस, उनका सेक्रीफाइस देखिए, उनका बड़प्पन देखिए, उनकी निष्ठा देखिए, उनका प्रेम देखिए, उनके पक्ष के प्रति समर्पण देखिए। दोनों नेता जैसे ही सारे नेता है, और इसलिए ये छाछ बिलोने का काम, ये जिम्मेदारी हमने बीजेपी को दे देनी चाहिए। और इस प्रकार जब ये मक्खन निकलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, क्योंकि वो मक्खन ही चाहते हैं, वो कचरा चाहते ही नहीं है। वो उनके पक्ष में भी देखिए, एक से बढ़कर एक। अब योगी जी को क्या कहेंगे आप? योगी जी जो कमाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कोई चारा ही नहीं है। आज मोदी जी की तुलना में कोई खड़ा हो सकता है ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है। विरोधी पक्ष की माफी मांगते हुए मैं ये कह रही हूँ, पहले इस कद का व्यक्ति खड़ा तो कीजिए, किसका कद है, कौन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा उनके समान। तो खैर, मैं कोई बीजेपी, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, इवन आप तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो मुझे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि ऐसा होता है, प्रमुख पक्षों के मक्खन को लेकर अगर हम जनहिताय लोकतंत्र पार्टी इस प्रकार की कोई पार्टी बनाते हैं और सफल होते हैं, तो भारत में इस दरिद्री राजनीति करने का कुछ बचेगा ही नहीं। राजनीति में जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त हो जाएगी। इतना ही कहती हूँ और रुकती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।